जय हिंद। आज हम लोग हिस्ट्री का अगले क्लास को पढ़ाएंगे। आप सभी को उससे पहले ग्लोबल गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्य वंश। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। हर्यक वंश पढ़े हैं, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसमें ट्रिक था हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। आशा करते हैं कि आप लोग को याद होगा। हस से हर्यक वंश, शिशु हो गया शिशुनाग वंश, नस हो गया नंद वंश, और मस हो गया मौर्य वंश। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, समझे। तो मौर्य वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य वंश का शासन रहा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मौर्य काल के जानने का कौन कौन सा स्रोत है। तो हम लोग मुख्य रूप से दो स्रोत पर आश्रित होते हैं। एक साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। इसके माध्यम से मौर्य वंश का जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य स्रोत में हम लोग पहले देख लेते हैं। साहित्य स्रोत में क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है, किताब है, जो कौटिल्य ने लिखा। किसने लिखा? कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य भी है। जो मौर्य वंश से संबंधित, जो प्रशासन से संबंधित है, इसके बारे में बताया गया है। बात समझे? तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में इंडिका, जो इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा, जो यूरोप के थे। ठीक है ना। तो ये भी, इससे भी जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिलता है। इसके बाद में पुराण, पुराण में भी मौर्य वंश के बारे में कुछ कुछ मिलता है। एक किताब है जिसका नाम है मुद्रा रासत। मुद्रा रासत जो किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा। विशाखा दत्त ने। इसमें मूल रूप से क्या बताया गया है कि नंद वंश का अंतिम शासन घनानंद था। तो घनानंद का कैसे पतन हुआ, उसके बारे में इसमें बताया गया है। कुछ कुछ जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में भी बताया गया है कि मौर्य वंश का कैसे उत्थान हुआ, कैसे विकास किया गया। इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत से अशोक के अभिलेख। अशोक एक प्रथम राजा था जो किसी प्रजा से बात करने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कौन सा राजा था जो राजा प्रजा से संवाद स्थापित करने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया गया? तो बोलिएगा अशोक। तो अभिलेख के द्वारा भी जानकारी मिलता है, जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। 13-14 इसका अभिलेख है, और कई छोटे छोटे अभिलेख भी हैं। उसके बाद में भवन का निर्माण करवाया। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो भी पटना में है, उससे भी जानकारी कई तरह से मिलता है। फिर स्तूप का निर्माण कराया। सबसे बड़ा स्तर पर अशोक ने कराया स्तूप का निर्माण। फिर गुफा का निर्माण करवाया। फिर कई मित्रभांड मिला। मित्रभांड मतलब होता है घड़ा जैसा रहता है, उससे भी कई तरह से जानकारी प्राप्त होती है। एक होता है चुनागढ़ का अभिलेख। हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़े हैं, जो रुद्रदामन का अभिलेख था, इसने ही लिखा है। तो इससे भी जानकारी कुछ मिलता है। तो ये आपका पुरातात्विक स्रोत था और साहित्य स्रोत। इसके
सहायता से हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। आप जानते हैं कि स्थापना कैसे हुआ मौर्य वंश का, इसके बारे में जानते हैं। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, घनानंद था, जो बहुत क्रूर और घमंडी था। इसके दरबार में एक महान विद्वान रहते थे, चाणक्य, जिसका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। तो वही सभा में चाणक्य को अपमान किया जाता है और चाणक्य ने वहीं पर संकल्प लेता है नंद वंश को विनाश करने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को विनाश करने में सफलता भी मिलती है। तो ये कहता है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और फिर बाद में चाणक्य ही किसका गुरु बना? चंद्रगुप्त मौर्य का बना। समझे? तो इस सब प्रक्रिया थे मौर्य वंश का स्थापना में। तो आप सबसे बड़ा भूमिका कौन निभाया? चाणक्य ने निभाया। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग बिंदु पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। तो बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कई ग्रंथों में कई नाम से पुकारा गया है। तो बोला गया है कि बौद्ध वंश जो था और जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में कहा गया चंद्रगुप्त को क्षत्रिय। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। लेकिन वही मुद्रा रासत हो गया और पुराण हो गया और कई तरह का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उसको में आपका नीचा दान कहा गया है, शूद्र कहा गया है। तो इसको कई अभिलेखों में, कई ग्रंथों में अलग अलग इसका नामों से जाना जाता है। इसको बाद में एक जस्टिस और एक अस्ट्रेबो विदेशी था यूरोप का, जो सेंड्रोकोटस नाम दिया। सेंड्रोकोटस। आपसे प्रश्न पूछे जाएगा कि जस्टिस अस्ट्रेबो कौन नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? तो बोलिएगा सेंड्रोकोटस। देखिए, ये आपका जस्टिस अस्ट्रेबो भारत के इतिहास जानने आया था, तो अपना तरफ से नाम दे दिया था। समझे? तो अपना नाम से क्या दिया था? सेंड्रोकोटस। और एक क्या था? प्लूटार्क था, वे भी का विदेशी था। तो चंद्रगुप्त के ये भी दूसरा नाम दे दिया, जिसका नाम था एंड्रोकोटस। आई अपने ग्रंथों में लिख दिया, लेकिन को पहचान पाया नहीं। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था विलियम जोन्स ने ही पहचाना कि जो प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा और जस्टिस अस्ट्रेबो ने सेंड्रोकोटस कहा, किसके बारे में कहा? तो कहा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा। तो कौन पहचाना? विलियम जोन्स ने। आशा करते हैं कि आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध होता है। और यहाँ पर सेल्यूकस कौन था? पिछले क्लास में पढ़े थे सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का सेनापति था। तो भारत के इस तरफ में, जैसे भारत आपका ये है, तो इस तरफ से सिकंदर ने क्या किया? आक्रमण किया। तो इस तरफ में क्या किया? पूरे सिकंदर ने कब्जा कर लिया था। तो इस क्षेत्र में इसका राजा बनाकर सेल्यूकस को इस क्षेत्र में राजा बना दिया था और चला गया। चंद्रगुप्त से अब क्या हो गया? झगड़ा हो गया 305 ईसा पूर्व। तो हुआ, तो जम के हुआ, तो होने पर क्या हुआ कि सेल्यूकस ने हार गया। सेल्यूकस में क्या किया? हार गया। तो हारने के कारण फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उसको दान में दे दिया।
सेलूकस किसका दे दिया, सेलूकस को दे दिया 500 हाथी। तो वो भी क्या किया, एक मेगास्थनीज था जिसका इसके दरबार में ही रहता था, सेलूकस के दरबार में, इसको दे दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और हेलेना नाम की एक बेटी थी, इसका से विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। तो संबंध अपना हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेलूकस की बेटी हेलेना किससे विवाह हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य से। कहेगा मेगास्थनीज किसके दरबार के कवि था, तो बोलिएगा सेलूकस का। तो फिर कौन किसके दरबार में भेज दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री भी बना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बहुत दिन तक रहा भी, यहाँ का इतिहास पढ़ा लिखा भी, जिसका नाम था इंडिका। फिर और क्या किया कि जब शादी ब्याह होने के लिए लगा तो वहां पर अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान जो आता है, तो 5 गो क्षेत्र था जिसका नाम था काबुल, गंधार, हेरात, मकरान, इस नाम का 5 क्षेत्र था, तो दहेज में दे दिया था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो याद रखिएगा, जस्टिन ऑफ प्लूटार्क को कहना था कि 6 लाख सैनिक के साथ भारत को रोम दिया था। कौन रोम दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समझे। तो कौन कहा था, जस्टिन ऑफ प्लूटार्क ने कहा था। जब इतना प्रक्रिया हो गई तो उसको बाद में क्या हुआ, 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, तो जैन धर्म अपना लिया था ना चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम समय में मरने की अवस्था में जैन धर्म को अपना लिया था। तो जब मरने की अवस्था आई तो भद्रबाहु नाम का जैन मुनि थे, उनको साथ चल गए कर्नाटक कौन जगह पर, तो श्रवण बेलगोला में। और वहाँ पर एक संलेखना विधि होता है प्राण त्यागने की। इसमें संलेखना विधि में क्या होता है कि खाना पीना सब छोड़ दिया जाता है, जिसे तपस्या करता है उसे कर कर प्राण को त्याग दिया जाता है। तो संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए 298 ईसा पूर्व में। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। तो बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में बैठा, 273 तक रहा। इसको कहा जाता है अमित्र घात, जिसका अर्थों में समझे तो शत्रु का विनाशक कहा जाता है। जो तसीला में 2 विद्रोह हुआ, तसीला पड़ता था अभी पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान, वहां पे तो 2 विद्रोह हुआ। उसका 2 बेटा था, बिंदुसार का 2 बेटा था। बड़ का नाम था सुसीम। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसको भेजा, सुसीम को भेजा, लेकिन विद्रोह नहीं दबा पाया, सुसीम चला आया। तो फिर दोबारा में अशोक को भेजा, तो अशोक ने वहां पर विद्रोह दबाने में सफल हो गया, समझे। उसी दिन से समझ गया कि इस राजा बनने का गुण अशोक में है, समझे। फिर बिंदुसार के दरबार में एक सीरिया का शासक था, उससे कुछ मांगा। उस शासक नाम क्या था, एंटीयोकस नाम था, सीरिया का था। उससे 5 सामान मांगा, 3 सामान मांगा बोलो, सॉरी। तो पहला था सूखी अंजीर, समझे। कौन मांग रहा है, बिंदुसार मांग रहा है, किससे, सीरिया के राजा से मांग रहा है, सूखे अंजीर। दूसरा अंगूरी शराब, और तीसरा में दार्शनिक। तीसरा में क्या मांगा, दार्शनिक। लेकिन 2 चीज तो भेजाया, सूखे अंजीर और अंगूरी शराब भेजा दिया, दार्शनिक नहीं भेजाया। कहा कि हमारे संस्कृति में दार्शनिक को किसी दहेज में देने या किसी को दान देने का नहीं प्रथा है, समझे, तो नहीं दे पाया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, सीरिया के राजा से कितने चीज मांगा था, तो 3 चीज। क्या चीज नहीं दिया था, तो दार्शनिक नहीं दिया था। अब आते हैं हम लोग अशोक में। इसका बेटा बना अशोक,
राजा 269 ईस्वी ईसा पूर्व में बना, 269 ईसा पूर्व में से 232 ईसा पूर्व तक रहा। जब गद्दी पर बैठने से पहले अवंती के राजपद था। अवंती कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वह अवंती के था। तो कब राजा बना? 269 ईसा पूर्व। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक से पुकारा गया है? तो बोलिएगा मास्की और गुरजारा अभिलेख। मास्की और गुरजारा अभिलेख में अशोक के नाम अशोक से पुकारा गया है। ठीक है। अब जब गद्दी पर बैठा उससे 9 वर्ष बाद, कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग का युद्ध में लाखों आदमियों का क्या हुआ? बलि चढ़ गया। इस युद्ध में महिला बच्चा सभी उसमें जनसंहार हुआ। इस देखकर अशोक ने चकित हो गया कि हमने क्या कर दिया। उस कलिंग को युद्ध को देखकर अपने आप हथियार को धरना पड़ा और वहीं पर संकल्प लेता है अशोक कि हम जीवन में कभी हथियार नहीं उठाएंगे। समझे? तो वहीं पर से संकल्प लेकर भेरी घोष की जगह धम्म घोष का नीति अपनाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। समझे? तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस युद्ध के बाद अशोक ने अपना हथियार को रख दिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। ठीक है। तो धम्म मार्ग का अपना लिया था। समझे? बोलेगा किससे बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था? तो बोलिएगा उपगुप्त। किसके से लिया था? उपगुप्त। और इसके कई तरह का फिर उपदेश भी दिए, अपना भी लेख में लिखवाए हैं भी कि पशु को हत्या नहीं करना है। उसको बाद में पशु और मानव दोनों को चिकित्सा की बात बोलता है। तो हम अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अंतिम शासक था, क्या? बृहदर्थ, जो 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में इस जो अंतिम क्या था? शासक था। इसके सेनापति नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग। तो इसके सेनापति द्वारा ही इसका हत्या कर दिया गया था। समझे? तो पुष्यमित्र शुंग को हत्या इसके द्वारा हो गया, जो इसका सेनापति था। अब इसको हत्या करके एक नया वंश का संस्थापन करता है, शुंग वंश। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझे? तो एक बार हम लोग और रिपीट कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, याद हो जाएगा भाई। आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा तभी याद होगा। मौर्य वंश को जानने का स्रोत कितने? 2। एक साहित्य, एक पुरातात्विक। साहित्य में क्या है? अर्थशास्त्र। फिर इंडिका। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। फिर पुराण से भी जानकारी मिलता। फिर उसके बाद मुद्रा राजशास्त्र किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा। फिर बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी इसके बारे में मिलता है। फिर इसके बाद अशोक का अभिलेख से भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर भवन, स्तूप, गुफा, मितभांड आदि से भी क्या है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर चुनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है। फिर हम लोग जाने की स्थापना कैसे हुआ? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। जो कौन मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। तो फिर मौर्य वंश का क्या हुआ? स्थापना हुआ। फिर मौर्य वंश में सबसे पहला राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। कब बना? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। तो इसको बताइए कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है।
लेकिन क्षुद्र किस ग्रंथ में कहा गया? तो ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है, बताइए कि आपसे बोला जाएगा, बताइए जस्टिन ट्रेमोन क्या नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? तो बोलिएगा सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। प्लूटार्क ने क्या कहा है? एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में कौन पहचाना? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया। फिर बताइए कि सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ? तो 305 ईसा पूर्व। तो युद्ध जब हुआ था तो कौन हारा? सेल्यूकस ने हार गया। तो हार गया तो 500 हाथी कौन दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। ठीक है, फिर अपनी बेटी हेलेना से शादी भी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और साथ में मेगास्थनीज को भी भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। फिर जस्टिन ऑफ प्लूटार्क के अनुसार क्या कहा गया है? 6 लाख सैनिक के साथ पूरे भारत को रोम दिया था। कौन रोम दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और कहा जाता है कि सिकंदर को सहायता के लिए चंद्रगुप्त के मांगा था, चंद्रगुप्त से मांगा था कौन? सिकंदर सहायता। 298 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। कहाँ? सर्वनबेल गोला में। फिर आया बिंदुसार। कौन आया? बिंदुसार। इसको क्या नाम से बोला जाता है? अमित्रघात, शत्रुओं का विनाशक। इसके कितने बेटे? 2 बेटे, सुसीम और अशोक। क्या विद्रोह हुआ था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? तक्षशिला में हुआ था। तो तक्षशिला में हुआ था तो सबसे पहले किसको भेजा था? सुसीम को भेजा। क्या विद्रोह को दबा पाया? नहीं। कौन भेजा? फिर लास्ट में कौन गया? तो अशोक में गया। तो सीरिया के शासक से क्या मांगा था? 3 चीज क्या क्या था? सूखे अंजीर और अंगूरी शराब और दार्शनिक नहीं भेजा था, और 2 चीज भेजा था। फिर आया क्या? अशोक। अशोक ने कब गद्दी पर बैठा? 269 ईसा पूर्व में। समझे? उससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? अवंतिका। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की और गुर्जारा में। याद रखिएगा, लोग पूछता है। बोलेगा कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व। बताइए किससे दीक्षा लिया था? तो उपगुप्त से लिया था। फिर अंतिम शासक कौन था? वीरद्रथ, 185 ईसा पूर्व में। इनको क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये वंश पतन हो गया। फिर नया वंश का क्या हुआ? स्थापना हुआ, जिसका नाम था शुंग वंश। कौन स्थापना किया था? सुश्मित। हम अगले बचा हुआ, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया, अगले पार्ट में भी पूरा विस्तार से लोग बात करेंगे। और ग्लोबल गुरुकुल से जुड़ने के लिए आप लोग को शुक्रिया, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।